नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर। और आज से हम एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ्स की, जिसमें जो आपके टॉपिक्स होंगे वो हम सेक्शनल वाइज कंप्लीट करते हुए चलेंगे। और जो पहला टॉपिक आपका आता है वो है आपका नंबर सिस्टम का। तो इसमें जो पहली चीज़ पढ़ेंगे वो है टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो ये जो आपकी सीरीज़ होगी ये दोनों लैंग्वेज में होगी, हिंदी और इंग्लिश में। जहाँ पे इंग्लिश में लिखा होगा मैं उसका हिंदी में आपको ट्रांसलेशन करके दे दूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने ये समझना है कि पहले आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे बड़ी जो चीज़ है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की है। कॉम्प्लेक्स को बोला जाता है सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं। अब ये कंटेन करता है दो तरीके के नंबर। एक होता है आपका, इसे इस तरीके से शो कर सकते हैं a+ib के रूप में। यहाँ पे जो i है इसे आयोटा पढ़ते हैं, इसको आयोटा पढ़ते हैं, ये थोड़ा दिमाग में रखना। और यही साइन होता है आपका किसका, इमेजनरी का। जो पहला पार्ट होता है वो हमेशा आपका रियल पार्ट होता है। रियल मतलब होता है वास्तविक, और दूसरा जो होता है इमेजनरी होता है काल्पनिक। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ और थोड़ा दिमाग में रखना है कि जब किसी भी संख्या के साथ आयोटा लग जाता है तो वो संख्या अपने आप में क्या बन जाती है, काल्पनिक बन जाती है। मतलब वो कैलकुलेट हो ही नहीं सकती, उसकी गणना नहीं की जा सकती। ये थोड़ा दिमाग में रखना। पर अगर उसके साथ आयोटा नहीं है तब वो रियल रहेगी, वास्तविक संख्या कहलाएगी। आयोटा का जो मान होता है √-1 होता है। अगर आप कभी भी इसे कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर पे तो वो एरर दिखा देगा। ठीक है ना। और अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ तो ये -1 आ जाएगा। मतलब कि अगर कोई भी इमेजनरी नंबर है उसका स्क्वायर कर दूं, अगर आइटा का स्क्वायर कर दूं तो वो एक रियल नंबर बन जाएगा। मतलब आइटा स्क्वायर अपने आप में क्या होता है, रियल होता है। ये आपका इमेजनरी नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू जो होती है -1 आती है। और आइटा जो होता है ये आपका क्या होता है, इमेजनरी होता है। मतलब एक आपका काल्पनिक संख्या होती है। तो स्क्वायर कर लेते हैं तो किस में आ गया, -1 में आ गया। और -1 शो करता है रियल नंबर्स को। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, सम्मिश्र संख्याएं होती हैं, वो दोनों को लेती है। रियल नंबर्स को भी आपका क्या करती हैं, कंसिस्ट करती हैं, और इमेजनरी को भी कंसिस्ट करती हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर बात करूं तो कॉम्प्लेक्स नंबर में अभी मैंने बताया 3+2i इसका एग्जाम्पल हो सकता है। 5+√-15 भी हो सकता है। यहाँ पर कैसा पता लगा, क्योंकि यहाँ पे तो आइटा है नहीं। पर अगर √15 को अगर मैं देखूंगा तो √15 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, √-1 इंटू √15। तो उस हिसाब से √-1 की वैल्यू आइटा आ जाएगी, √15 ऐसा रहेगा। और ये आप कहीं पे भी लगा दी, इस तरीके से इसका माना जाएगा। मतलब ये आइटा कंसिस्ट कर रहा है, तो ये भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो रियल नंबर में जहाँ आपका पाई आ सकता है, √15 आ सकता है, -2 आ सकता है, वहीं प्योर इमेजनरी नंबर्स में आपका आइटा कंसिस्ट करेगा ही करेगा, उसके अंदर आइटा आएगा। चाहे ये आपका क्या है, e⁻πi/2 है, या -2i है, या -पाई माइनस आइटा, ये सारे क्या हो जाते हैं आपके, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में आपके चेंज हो जाते हैं। अगर ये देखा जाएगा, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है जहाँ पर पाई क्या आपका रियल नंबर है और आइटा आपका क्या इमेजनरी नंबर है। नेक्स्ट चलते हैं। तो मैं कुछ चीज़ें आपको बताते हुए चलता हूँ कि अगर स्टार्ट करेंगे जब कभी भी, तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले जो चीज़ है, वैसे तो ज़्यादा इमेजनरी नंबर के बारे में पूछा नहीं जाता, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में नहीं पूछा जाता। सिर्फ ये जो आपका क्या है, क्योंकि मैंने बीएससी की हुई है, मैथमेटिक थी मेरी पीसीएम में, तो आपका एक अलग से चैप्टर आता है आपका जो आता है कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड। तो वो आपका पेपर में तो नहीं आएगा, बस समझाने के लिए था कि कॉम्प्लेक्स नंबर कंटेन किसको करता है, आपका रियल नंबर्स प्लस आपका इमेजनरी नंबर्स को। मतलब आपका वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं दोनों आती हैं सम्मिश्र संख्याओं में। पर जो रियल में अगर आप देखेंगे या वास्तव में देखेंगे कि जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो आते हैं आपके रियल नंबर। तो जो पहले पढ़ेंगे वो रियल नंबर है। तो ध्यान से पढ़िएगा। और इस वीडियो को अगर एक बार में समझ में ना आए सारी चीज़ें, क्योंकि काफ़ी हो सकता है लंबी हो, तो रियल नंबर्स जो होते हैं वो किस तरीके से होगा अब देखते हैं। तो रियल नंबर्स, इनको बोला जाता है हिंदी में वास्तविक। तो जैसा मैं बता रहा था कि इस वीडियो को आप लगातार देखते रहना, क्योंकि अगर आपकी नंबर सिस्टम आपका कंप्लीट हो जाता है, अगर आपने नंबर सिस्टम कंप्लीट कर दिया, तो मैं ये बोलता हूँ कि आपने अर्थमेटिक और एडवांस का जो मेन होल्ड है वो कंप्लीट कर दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यही इस चैप्टर के करते सारे चैप्टर्स को बनाता है। ठीक है ना। तो वास्तविक संख्याएं जो आती हैं वो एक स्केल वाइज चलती हैं। स्केल वाइज इस तरीके से चलती है कि बीच में जीरो होता है, जहाँ पर आपका -इन्फानाइट होता है, और यहाँ पे आपका +इन्फानाइट होता है। और इस तरफ जाने पे वैल्यू क्या होती है आपकी, इंक्रीज होती है। मान जो होता है आपका इस तरफ जाने पे बढ़ता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से चलेंगे तो ये प्लस की तरफ चलता है, +1 +2 +3, और इस तरीके से चलते चलते ये कहाँ तक जाता है आपका, +इन्फानाइट तक जाता है। इस तरफ जाएंगे तो -1
-2 और -3 और इस तरीके से चलते चलते इधर तक जाता है। अब आप बोलोगे ये तो होल नंबर का कॉन्सेप्ट है, जो आपका क्या होता है पूर्ण संख्या होती है। नहीं, पूर्ण संख्याएं भी रियल नंबर के अंदर ही आती हैं। वास्तविक संख्याओं के अंदर अगर मैं यहाँ पर देखूंगा 0 से 1 के बीच में कोई संख्या तो आएगी ना, तो यहाँ पर भी आ सकती है। जैसा अगर मैं देख लूँ तो यहाँ पर आपका +1/2 आ सकता है बीच में, जिसकी वैल्यू होती है 0.5। तो ये भी तो आपका क्या है, देखो डेसिमल में भी लिख दिया और आपका फ्रैक्शन में भी लिख दिया। तो अब जो होल नंबर्स होती हैं वो केवल आपका परफेक्ट रखती हैं, 1 2 3 4 5 6 या माइनस में रखती हैं। पर जैसे बीच में अगर आपका +1/2 आएगा या 0.5 आएगा तो ये भी रियल नंबर में आपका क्या होता है, आता है। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। उसी तरीके से माइनस की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे मैं रख सकता हूँ वैल्यू, यहाँ पे मैं रख सकता हूँ -3/2 रख दिया। इसकी वैल्यू जो होती है ये आपका फ्रैक्शन में आ गया और ये आपका अगर मैं लिख दूँ तो ये 1.5 आ जाएगा। तो इस तरीके से सारी वैल्यू जितनी भी होती है आपकी इमेजनरी को छोड़कर, काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सारी की सारी वास्तविक संख्याओं के अंदर आती हैं। उसमें भी 2 तरीके होते हैं। रियल नंबर्स जो होते हैं आपके वो 2 तरीके के होते हैं। वास्तविक संख्याएं जो होती है वो 2 प्रकार की आप लेके चलेंगे। एक होती है आपकी रेशनल, जिन्हें बोलते हैं परिमेय संख्याएं। और ये परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, हमेशा P/Q की फॉर्म में होती हैं। P/Q की फॉर्म में होती हैं। ये होती है मतलब आपका जो अंश और हर होता है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, तो P/Q की फॉर्म में होता है। कंडीशन होती है Q डज नॉट इक्वल टू 0। Q 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर नीचे 0 हो जाएगा तो इनफाइनाइट में बदल जाएगा। तो रेशनल में आपने थोड़ा दिमाग में रखना है। और दूसरी होती है आपकी इरेशनल नंबर, जिन्हें बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, ये 2 आपने याद रखनी है। ये 2 प्रकार की संख्या निकल के आती हैं रियल नंबर से। रेशनल जो नंबर होते हैं ना, उसमें जैसे मैंने बोल दिया एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दिया कि जितनी भी, जैसे मैं बोल दूंगा कि 2/3 लिख दिया मैंने, तो ये अब P/Q की फॉर्म में अंश और हर है और नीचे वाला आपका 0 भी नहीं है। 4/5 लिख दिया, या फिर मैंने लिख दिया 7/3, या फिर देखो अगर मैं 2/1 भी लिखता हूँ, अगर मैं 2 लिखता हूँ तो ये भी आपका रेशनल है, क्योंकि इसके नीचे मैं 1 रख दूंगा तो ये भी आपका P/Q की फॉर्म में आ जाएगा। या फिर मैं -1/1 रखता हूँ तो इसे -1 लिखते हैं, तो भी आपका क्या है, रेशनल नंबर है। और यहाँ तक कि अगर आपका 0 भी होगा तो वो भी आपका रेशनल नंबर होता है। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना आप लोग। अभी 0 कैसा आएगा, जैसे मान लीजिए कि मैंने बोला नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर वाला तो हो सकता है ना, P की वैल्यू 0 हो सकती है। तो अगर मैं ऊपर 0 रख दूँ, नीचे कोई भी संख्या रख दूँ 2, तो ये फिर भी क्या है, P/Q की फॉर्म में। और नीचे वाला जो आपका 0 नहीं है, तो 2 0 की कितना होता है, 0। तो इसलिए जो 0 होता है वो भी आपका क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। ये थोड़ा दिमाग में रखना। तो याद ये लिख लीजिए कि जो 0 है वो आपका क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। रेशनल एक परिमेय संख्या होती है, वो पूछा जा सकता है थ्योरेटिकल में। अच्छा दूसरी चीज़ ये याद रखना कि 0 रेशनल नंबर तो होता है, पर आपका ना ही वो पॉजिटिव होता है, ना ही वो पॉजिटिव होता है, ना ही उसे पॉजिटिव में कंटेन करते हैं, पॉजिटिव में आता है, और ना ही वो नेगेटिव में आता है। अगर चलो मैं अभी समझा दूंगा अभी आपको, तो इतना तो आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो रेशनल नंबर की मैंने यहाँ पे बात कर दी। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर जो होता है ना आपका, इरेशनल नंबर होता है आपका जैसे जो आपका क्या होता है, P/Q की फॉर्म में नहीं आ पाता। P/Q की फॉर्म में नहीं आ पाता, मतलब वो आपका सॉल्व ही नहीं होता, ठीक है ना। जैसे मैं अभी आगे दिखा देता हूँ आपको। तो ये देख लीजिए, ये रियल नंबर्स हैं। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, उसमें रेशनल नंबर आ जाते हैं, इंटीजर्स आ जाते हैं, होल नंबर आ जाते हैं, नेचुरल नंबर आ जाते हैं, इरेशनल नंबर आ जाते हैं। पर याद रखना, इरेशनल नंबर अलग चलता है और रेशनल अलग चलता है। आगे मैं पढ़ाऊंगा कि रेशनल का पार्ट आपका इंटीजर्स है, जिन्हें पूर्णांक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पूर्णांक, ठीक है ना। इसी इंटीजर्स का पार्ट आपका होल नंबर्स आते हैं, जिन्हें आपको पूर्ण संख्याएं बोला जाता है। और इसी का पार्ट आता है आपका नेचुरल नंबर, जिन्हें बोला जाता है प्राकृतिक संख्याएं। और प्राकृतिक के अंदर ही आती हैं आपकी सम, विषम, आपके अभाज्य, भाज्य संख्या, ये सारी इसके अंदर आती हैं। तो रेशनल अलग चला, इरेशनल अलग चलेगा। रेशनल मैंने बता दिया, जैसे आपका P/Q की फॉर्म में आ सकता है, आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं, तो मतलब उसमें दोनों आते हैं। तो अगर मैं बोलूँगा रेशनल में, तो उसमें आपका क्या आ जाता है, उसमें पहली चीज़ है कि आपका किस में आ जाता है, फ्रैक्शन में भी आ जाता है। तो ये तो आपका कैसा है, सिंपल फ्रैक्शन है, मतलब आपकी साधारण भिन्न है। आप देख रहे हैं ना, 3/5 को अगर मैं देखूंगा, सिर्फ रेशनल पे देखिए अभी आप, इंटीजर्स, होल नंबर्स इसमें मत देखिए। तो रेशनल में देखूंगा तो सिंपल फ्रैक्शन भी आता है, मतलब आपका साधारण भी आता है, साधारण भिन्न भी है। वहीं अगर मैं बात करूं तो आपका देखो ये डेसिमल में भी आता है, डेसिमल फ्रैक्शन में भी आता है। डेसिमल मतलब होता है दशमलव भिन्न में भी आता है, ठीक है भाई, ये भी समझ में आ गया। तो दशमलव में भी है, और ये आपका रिकरिंग डेसिमल में भी है। रिकरिंग मतलब होता है यहाँ पे जो आपको 5 6 के ऊपर बार दिख रहा है,
तो ये 5-6 आपका रेपिटेटिव मोड में। अब इसकी बात नहीं करेंगे, जब आपका जो डेसिमल फ्रैक्शन वाला जो चैप्टर चलता है सिंपल फ्रैक्शन वाला वो अलग चलता है, उसमें टॉपिक डिस्कस कर देंगे। फिलहाल आप इतना समझ जाइए। वहीं अगर इरेशनल नंबर की बात करूँ तो इरेशनल नंबर कभी भी आपके सॉल्व नहीं होते पूरी तरीके से। जैसे √2 अभी मैं दिखाऊंगा, √2 की जो वैल्यू होती है वो आपकी कभी क्या होती है, आपकी लगातार चलती जाती है। तो मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग टर्म होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है और रिकरिंग होता है आपका, ये थोड़ा दिमाग में रखना, ठीक है ना। मतलब आवर्ती चलती जाती है, ये सॉल्व नहीं हो सकता एक टाइम के बाद। आप कभी भी देखना तो इसकी वैल्यू बढ़ती जाती है, सॉल्व नहीं होता। मतलब कभी भी इनमें जो रेशनल नंबर में जो रिमाइंडर होता है ना, रिमाइंडर मतलब होता है आपका जो आपका क्या होता है शेषफल। इसमें जो शेषफल होता है कभी भी जीरो नहीं आता, कभी भी जीरो नहीं आएगा, याद रखना। इनमें जीरो आ जाता है, ठीक है ना, चाहे दशमलव के बाद ही आएगा पर आता है, इसमें नहीं आता। इसी तरीके से पाई हो गया, पाई की भी एक कंडीशन होती है। जैसा बोला जाता है पाई की वैल्यू कितनी 22/7 होती है, तो 22/7 होती है, तो 22/7 तो आपका किस फॉर्म में आ गया, रेशनल फॉर्म में आ गया, क्योंकि P/Q की फॉर्म में। पर एक्चुअल में बताऊँ पाई की वैल्यू एग्जैक्ट 22/7 नहीं होती, वो रखी जाती है बस केवल। उसी तरीके से √72 आ गया, जो आपका परफेक्टली बाहर नहीं आ सकता ना। जैसे 64 होता तो वो 8 बाहर आ जाता, तो वो आपका रेशनल में आ जाता। तो 72 आपका क्या है, नॉन परफेक्ट है, तो ये भी किस में आ जाएगा, इरेशनल में आ जाएगा। 8/23 है, वो भी आपका किस में आ जाएगा, इरेशनल में आ जाएगा। देख लेते हैं आगे। तो जैसे मैंने बताया रेशनल जो पार्ट होता है रेशनल का, इंटीजर्स बता दिया, होल नंबर बता दिया और नेचुरल नंबर बता दिया। फिर भी यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे रेशनल नंबर 5/3 हो सकता है, जैसे मतलब मैंने बताया कि आपका साधारण भिन्न हो सकता है, या फिर आपकी बोल सकते हैं दशमलव भिन्न हो सकती है, या फिर आपकी क्या हो सकती है, एक रिकरिंग डेसिमल हो सकता है, आवर्ती हो सकती है। आवर्ती मतलब यहाँ पे जो 12 है ना, ये इस तरीके से लिखा जाता है। वैसे मैंने आगे समझाना है, जैसे 12 के ऊपर के आपका 12 है तो 12 आपका रेपिटेटिव मोड में आ जाएगा इस तरीके से, तो ये इसी में आता है, ठीक है ना। इसे लिखा जा सकता है, इसे रोक सकते हैं। क्यों रोक सकते हैं तो मैं बता दूँ, जैसे 12 है ना, तो इसकी जगह उतने 9 आते हैं जितने यहाँ पे रखे हुए हैं। जैसे 12 है तो 999 इस तरीके से आने स्टार्ट हो जाता है नीचे की तरफ, तो ये आप लिख सकते हैं। ये आपका मिक्स्ड में, तो ये जो बात होगी ना मिक्स्ड और प्योर रिकरिंग डेसिमल की, मैं आगे बता दूंगा, अभी आप फिलहाल इतना समझ जाइए। अच्छा, इंटीजर्स मैंने बता दिया, तो इंटीजर्स इसी के अंदर से निकलते हैं। अब इंटीजर्स याद रखना है कि इंटीजर्स जो होते हैं वो प्योर होते हैं। प्योर नंबर मतलब वो ना ही डेसिमल में होते हैं, डेसिमल में नहीं आ सकते, दशमलव में नहीं आ सकते, ठीक है ना, प्योर होते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। तो इसमें क्या है कि आपने याद रखना कि इंटीजर्स की अगर बात करूंगा, पूर्णांकों की अगर बात करूंगा, तो इंटीजर्स दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है पॉजिटिव, 3 तरीके के होते हैं, एक होता है नेगेटिव और तीसरा होता है जीरो। तो पॉजिटिव आप देख रहे हैं, पॉजिटिव ये 1 2 इस तरीके से चल रहे हैं, ये पॉजिटिव हो गए, -1 -2 इस तरफ चल रहे हैं तो आपके नेगेटिव हो गया, एक बीच में आपका जीरो आ गया। तो आपने इतना याद रखना है कि जो जीरो होता है वो नेगेटिव और पॉजिटिव से अलग होता है, ठीक है ना। तो जीरो जो होता है आपका वो ना ही आपका पॉजिटिव होता है और ना ही आपका नेगेटिव होता है, ये अलग होता है, बस याद रखना। उसी का आपका फिर इंटीजर्स में जो पढ़ेंगे आपके पूर्ण संख्या है, तो वो क्या होती हैं आपकी, केवल पॉजिटिव होती हैं। ये होल नंबर्स आपके पॉजिटिव होते हैं और ये आपके नेगेटिव होते हैं, सॉरी नेचुरल जो होते हैं वो भी आपके पॉजिटिव होते हैं। पर एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे पॉजिटिव के अलावा जीरो भी आ जाता है। जैसे मैंने बोला जीरो किस में नहीं आता, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आता, जीरो और पॉजिटिव वाले आ जाते हैं। नेचुरल में आपके केवल पॉजिटिव वाले आते हैं। होल नंबर्स में से नेचुरल नंबर निकलता है, दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि होल नंबर में आपका जीरो कंटेन होता है, नेचुरल में आपका नहीं होता है कंटेन। ये आपका कहाँ तक जाता है, +∞ तक जाता है, ये भी आपका +∞ तक जाता है। इरेशनल नंबर जो जैसे होते हैं, तो इरेशनल नंबर आपके सॉल्व ही नहीं होते, ये याद रखना, ठीक है ना। आगे जाके अब जैसे मैं एक चीज़ बता दूँ कि अगर मैं बात करूँ पहले, तो इतना मैं समझा चुका हूँ कि जो आपके क्या होते हैं रेशनल नंबर होते हैं वो इंटीजर और फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं। तो मैंने आपको अभी बताया कि जो इंटीजर्स चलते हैं आपके, क्या चलते हैं, इंटीजर्स जो चलते हैं वो मैंने बताया माइनस नेगेटिव से प्लस नेगेटिव की तरफ चलते हैं, सब आते हैं। और इस तरफ जो चलते हैं, जैसे यहाँ बीच में जीरो होता है, +1 +2 इस तरीके से चला और ये हो गया, और इधर -1 -2 इस तरीके से चल। अब इंटीजर्स और रियल नंबर आप बोलोगे, रियल नंबर में भी ये लिखा था, पर रियल नंबर में आपके डेसिमल आपका सारी चीज़ आती है। इंटीजर्स में आपके बिल्कुल प्योर नंबर आते हैं, बिल्कुल 1 2 3 4 इस तरीके से आते हैं, कोई भी डेसिमल में नहीं आएगा। तो जीरो के बारे में मैंने बता दिया, वो अलग चलता है, ना ही वो नेगेटिव में काउंट होता है, ना ही वो पॉजिटिव में काउंट होता है। फिर मैंने बताया था कि फ्रैक्शन, ये सारे किसका पार्ट बता रहा हूँ, रेशनल का पार्ट बता रहा हूँ। तो ये आपका क्या होता है, 2/3 लिख दो, 4/5 लिख दो, 0.32 लिख दो। अब बोलोगे फ्रैक्शन का, फ्रैक्शन है, डेसिमल है, दशमलव भिन्न है। ये कैसा है आपका, ये आपकी कैसी है, तो ये आपका कैसा हो गया, सिंपल फ्रैक्शन हो गया, मतलब कैसा है, साधारण भिन्न है। बस ये थोड़ा दिमाग में रखना आप लोगों ने। अच्छा, फिर मैंने जो बताया था इरेशनल नंबर जो बताया था, तो इरेशनल नंबर का मैंने एक चीज़ बताई थी कि ये आपके सॉल्व नहीं होते, ये नॉन परफेक्ट होते हैं, नॉन परफेक्ट होते हैं, नॉन परफेक्ट होते हैं।
तो स्क्वायर भी कैसा होता है, नॉन परफेक्ट होता है, क्यूब भी नॉन परफेक्ट हो सकता है, और इसी तरीके से चल जाएंगे तो nth रूट जो आपका देखने में मिलता है वो भी आपका नॉन परफेक्ट। जैसे आपका परफेक्ट कौन सा होती है, जैसे अंडर रूट आपका क्या हो जाता है, 4 आ जाता है, अंडर रूट 4 की वैल्यू कितनी आ जाती है, 2, अंडर रूट 9 की वैल्यू कितनी आती है, 3, अंडर रूट 16 की वैल्यू कितनी आती है, तो 4। अब इनके अलावा जैसे मैं बोलूँगा अंडर रूट 3 है, तो ये आपका क्या है, कंप्लीट नहीं जाएगा, कभी भी नहीं जाएगा। अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट 5 हो गया, अंडर रूट 6 हो गया, तो ये सारे आपके क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। तो ये आपने थोड़ा दिमाग में रखना है। तो देख लीजिए रियल नंबर की अगर बात करें तो मैंने बताया रेशनल नंबर्स होते हैं, तो उसमें 22/7 देखो, जो पाई की वैल्यू हम लेते हैं 22/7 और किस में जाती है, रेशनल में जाती है। 2.3 आपका ये आपका बोल सकते हैं प्योर रिकरिंग डेसिमल आ गया। 4.75 आपका कैसा आ गया, डेसिमल में आ गया। -10/3 ये आपका किस में आ गया, फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया, नेगेटिव में, रियल नंबर हो गया। इरेशनल में जैसे पाई आ गया, √3 आ गया, एक्सपोनेंट आ गया, तो इनकी वैल्यू क्या होती है आपकी, कभी भी सॉल्व नहीं होती, रिमाइंडर कभी भी जीरो नहीं आता, ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ और थोड़ा दिमाग में रखना आप लोग कि जब पाई की बात करते हैं, पाई की, तो पाई आपका कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, क्योंकि इरेशनल है ना, नॉन टर्मिनेटिंग, ये आपका कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, चलता जाएगा चलता जाएगा, और नॉन रिकरिंग होता है, मतलब ये अशांत होता है और अनावृत्ति होता है, रेपिटेटिव मोड में नहीं आता, ठीक है ना। वहीं अगर 22/7 की बात करें तो 22/7 आपका कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग ये भी होता है, पर ये आपका रिकरिंग होता है, रेपिटेटिव मोड में आ जाता है, रिकरिंग मतलब ये आसान तो होता है पर आपका आवृत्ति भी होती है दशमलव में, ठीक है ना। अच्छा अब दशमलव दो ही प्रकार के देखने को मिलते हैं। दशमलव में एक टर्मिनेटिंग होते हैं, एक नॉन टर्मिनेटिंग होती है। एक शांत होते हैं जो सॉल्व हो जाते हैं, और एक होता है आसान जो आपके सॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है ना। अच्छा देखो पाई की वैल्यू अगर देखें तो रियल में पाई की जो वैल्यू थी 3.141592653 इस तरीके से चलता जाता है, ये सॉल्व ही नहीं होता है कभी, ये याद रखना, सॉल्व ही नहीं होता। तो इसलिए क्या आपका जो पाई होता है वो इरेशनल होता है, सॉल्व ही नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। रिमाइंडर क्या आएगा, कभी भी जीरो नहीं आएगा। जो आपका शेषफल होगा, शेषफल होगा वो कभी भी जीरो नहीं आता, किन के केसेस में, आपका इरेशनल नंबर के केसेस में। तो ये आप याद करना। अच्छा अब देख लीजिए जैसे रेशनल नंबर आते हैं 4/7, 1, 4/3, 2, 8/9, 12, 7/16, 200, 231/129। ये एग्जाम्पल हो गए रेशनल के। इरेशनल की एग्जाम्पल देखो √2 की वैल्यू कैसे आ रही है, 1.4142135623730951 इस तरीके से ये चलता जाएगा, ये चलता जाएगा। पाई की वैल्यू ये चलती जाएगी, एक्सपोनेंट की वैल्यू ये चलती जाएगी। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना आप लोग। अच्छा बात करें तो पाई की जो वैल्यू होती है वो देखो चलती जा रही है, पर जब पाई की वैल्यू हम मोटा माटे ले लेते हैं 22/7 होती है। अब ये 22/7 क्यों होती है तो मैं बता देता हूँ। जैसे ये आपका क्या है, सर्कल है ना, तो सर्कल का जो ये बिल्कुल आपका बिल्कुल एक पॉइंट से लेके जब इस पॉइंट को फिर से वापस लाऊंगा तो इसे सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, मतलब वृत्त की परिधि बोलते हैं। और आपने पढ़ा ही होगा वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2πr होती है। पर अगर कितनी होती है, 2πr, आर क्या होता है, जहाँ पर आपका रेडियस होता है, मतलब आपकी क्या होती है, त्रिज्या, ये आपने पढ़ा होगा। और टोटल जो आपकी क्या होती है, सेंटर से जब कोई आपकी क्या जाती है, सबसे लॉन्गेस्ट जो कॉर्ड होती है उसे बोलते हैं डायमीटर। और डायमीटर हमेशा कितना होता है, जैसे यहाँ पे डी लिखा हुआ है, तो ये डी इक्वल टू कितना होता है आपका, 2r के बराबर होता है, मतलब डबल होता है। तो अगर कभी बोला जाएगा ये 22/7 क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आपका डायमीटर 7 है, अगर आपका क्या है, डायमीटर 7 है, मतलब आपका जो व्यास है वो 7 है, तो हमेशा जो आपकी परिधि होगी, परिधि होगी, परिधि होगी वो क्या होगी, हमेशा आपकी 22 होगी। बस इसका मतलब ये होता है, मतलब 22/7 रेशियो दिखाता है सर्कमफ्रेंस का, किसके साथ, डायमीटर के साथ। तो ये आप याद कर लेना। अच्छा अब डेसिमल, अब मैं जैसे बता दिया कि एक चीज़ याद रखना कि जैसे डेसिमल की बात करते हैं, जब डेसिमल की बात करें मतलब दशमलव की बात करते हैं, दशमलव भिन्न की बात करते हैं, दशमलव भिन्न की बात, फ्रैक्शन की बात करते हैं। फ्रैक्शन दो तरीके का होता है, एक सिंपल होता है एक, ठीक है। तो इसमें ये दो प्रकार का होता है, ये याद रखना कि इसमें दो तरीके के, एक तो टर्मिनेटिंग होते हैं जो आपके सॉल्व हो जाते हैं, मतलब जिनका रिमाइंडर आपका क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है, और एक नॉन टर्मिनेटिंग होता है जिनमें आपका रिमाइंडर क्या नहीं आता, नेटिंग। तो इसमें आपका रिमाइंडर जीरो आ जाता है और इसमें रिमाइंडर आपका कभी जीरो नहीं आता।
अच्छा, टर्मिनेटिंग की बात करें तो एक चीज़ और याद रखनी है आपने कि जो आपका ये टर्मिनेटिंग टर्म्स होता है वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है, ये याद रखना। और जो आपका क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है, मतलब ये देखो, ये तो न्यूमिनेटर होता है, मतलब आपका अंश होता है, अंश, और इसे बोलते हैं डिनोमिनेटर, जैसे बोलते हैं हर। तो याद रखना जो आपका डिनोमिनेटर होता है, मतलब क्यू जो होगा, ठीक है ना, मैं अभी किस में चल रहा हूँ, इसके बारे में बात कर रहा हूँ। जो क्यू होगा, जो क्यू होगा आपका, वो हमेशा 2 की पावर n या फिर 5 की पावर m, या फिर बोल सकते हैं 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m होगा। ये हमेशा याद रखना, या तो नीचे 2 की पावर में आएगा, मतलब 2 आएगा, या तो 5, या फिर 5 की पावर होगी, या फिर 2 की पावर और 5 की पावर साथ में आएगी, तो उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग टर्म। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जो क्यू होता है ना, वो कभी भी याद रखना, सब चीज़ आ जाएगा, सब चीज़ आ सकता है, पर किसको छोड़ के, क्यू जो आएगा एक्सेप्ट ये आपका 2 की पावर n कभी भी नहीं आएगा, 5 की पावर m, या फिर 2 की पावर n और 5 की पावर m, सिंगल सिंगल। अब बोलोगे कि एक्सेप्ट मतलब कि हाँ 2 की पावर n दिखेगा पर उसके साथ भी अलग रहेगा कुछ भी, मतलब 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है, तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। 5 की पावर m के अलावा भी कुछ और हो सकता है, या इसके अलावा भी हो सकता है कुछ। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पे देख लो, जैसे 2/5 है, तो आपको जो डिनोमिनेटर है ना दिख रहा है यहाँ पर, तो अगर 5 है तो ये देखो 5 की पावर में अगर कुछ दिखता है तो वो फिर कैसे चल जाता है, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा आपका, टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं इसे। वहीं अगर मैं बोलूँ कि आपका जैसे लिख दिया मैंने कितना, 7 बटे, या फिर लिख दो 3/18, या फिर मैं ऐसे तो लिख देता हूँ 1/6 लिख देता हूँ। 1/6 को फिर कितना लिखना, 2 इंटू 3। अब देखो आपको 2 की पावर 3, 2 की पावर n में तो दिख रहा है, मतलब 2 की पावर दिख रही है ना यहाँ पे 1, पर यहाँ साथ ही साथ उसके साथ 3 भी है, मतलब या तो 2 आना चाहिए केवल अकेला, या फिर 5 अकेला आ जाए, या फिर 2 और 5 दोनों साथ में आ जाए, उनके अलावा तीसरा नहीं आना चाहिए कोई। अगर आ गया तो वो फिर आपका कैसा नहीं होगा, वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ मैं यहाँ पे, मैं लिख दिया 7/32, तो 7/32 से आप जानते हैं 32 को लिखा जाता है 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 मतलब कैसा है, ये चल रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। एक एग्जांपल ले लिया मैंने 7/30। अब 7/30 को अगर मैं लिखूँ ना, तो 7 तो 3 दशांकी 30, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और 10 को लिखना है तो 2 इंटू 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 भी है 5 भी है, पर साथ ही साथ उसके अलावा एक और संख्या आ गई अलग से, 2 और 5 के अलावा 3, तो फिर जो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। होप कि आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अच्छा, तो इंटीजर्स मैंने बता दिया, इंटीजर्स होते हैं आपके इस तरीके से, प्लस माइनस सब चलते हैं, हाँ, पर होल नंबर्स जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, मतलब वो हमेशा जीरो के अलावा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं सारे के सारे, ये आप याद कर लेना। पर एक और चीज़ है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे आगे जाके, इंटीजर्स तो समझ में आ गया होगा, एक चीज़ आती है आपके आगे जाके, जैसे इंटीजर्स आते हैं, तो इंटीजर्स आते हैं तो 2 तरीके के इंटीजर्स होते हैं आपके, ये 2 तरीके के होते हैं, एक ऑड होता है और एक इवन होता है। तो कैसे पता लगा भाई ऑड कौन सा होता है, तो ऑड में अगर n आपका कोई इंटीजर है, तो हमेशा याद रखना ये किस फॉर्म में होगा, 2k-1 की फॉर्म में होगा, या फिर 2k+1 की फॉर्म में होगा, जहाँ पे k भी क्या है, इंटीजर होगा। ये याद रखना, जैसे n की वैल्यू अगर मान लो 2 है, अगर आपने k की वैल्यू कितनी मान ली, 1 मान ली, ये इंटीजर है ना आपका 1, तो 2 एकम 2 में से 1 गया 1, तो ये आपका ऑड में आ जाएगा, आ तो गया 1, ठीक है ना। या फिर यहाँ पे रखेंगे 1, तो 2 और 1 3 हो जाएगा। तो याद रखना कभी भी ऑड इंटीजर्स निकालना है तो उसके लिए क्या होता है कि जो आपका 2k होता है उसके साथ है तो माइनस कर दो या फिर प्लस कर दो, आपका ऑड में आ जाता है। वहीं अगर इवन की बात करें, सम पूर्णांक की बात करें, सम पूर्णांक, इवन जो आपका इंटीजर होता है, इंटीजर को बोला जाता है पूर्णांक। पूर्णांक आपके 2 तरीके के होते हैं और जीरो भी होता है, ठीक है ना। और एक होता है आपका क्या, विषम वाला, जो मैंने यहाँ पे बताया, तो इस फॉर्म में होता है 2k+1 2k-1, और ये जो होता है आपका 2k की फॉर्म में होता है। मतलब अगर देखो आप k की वैल्यू 1 रख दो तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आई, 2, ये सम हो गया। जैसा आप जानते हैं सम संख्याएं क्या होती है, ये जानते हैं ना आप, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर एक बात करूँ यहाँ पर अगर मैं एक चीज़ लिखूँ कि अगर मैं n = 0 लिख दूँ, कितना लिख दूँ, 0, क्योंकि 0 भी तो एक इंटीजर है, जैसा मैंने बताया था पॉजिटिव भी चलते हैं, नेगेटिव भी चलते हैं, धनात्मक ऋणात्मक दोनों चलते हैं। जीरो भी आपका क्या होता है, एक इंटीजर होता है। तो अगर मैं यहाँ पर रुक जाओ, अगर मैं यहाँ पे k = 0 रख दूँ तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, वो भी क्या आपका इंटीजर है। किस तरीके का इंटीजर है, तो ये आपका सम है, इवन है, बस ये समझना था। मतलब कि अगर इंटीजर्स में बात करें, पूर्णांकों में बात करें, तो 0 जो आपका ना ही धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है,
पर जब पूर्णांकों में बात करते हैं तो जो आपका जीरो होता है वो एक इवन सम पूर्णांक होता है, सम पूर्णांक होता है, बस इतना याद रखना है। ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। पर अगर इंटीजर्स की बात करें तो वो दो तरीके के होते हैं, सम होते हैं और दूसरे कौन से होते हैं, विषम। तो अगर जीरो का भी रखोगे तो कहाँ रखोगे, इसको रखोगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना आप लोगों ने। नेक्स्ट चलते हैं तो होल नंबर्स का केस पकड़ लेते हैं। तो होल नंबर जो चलते हैं आपके जीरो से लेके आगे की तरफ चलते हैं इस तरफ, और ये चलते हैं प्लस इन्फानाइट तक, ये आपने याद रखना है। होल नंबर्स का पार्ट होता है आपका कौन सा, नेचुरल नंबर। होल नंबर जहाँ जीरो से स्टार्ट होते हैं वहीं नेचुरल नंबर आपके एक से स्टार्ट होते हैं। और नेचुरल नंबर के दो पार्ट देखने को मिलते हैं आपको, जो मेनली, वैसे तो कई सारे पार्ट होते हैं, अगर मैं बोलूँगा किसमें, नेचुरल नंबर में, तो जैसे आपका इवन आ जाता है, ठीक है ना, सम संख्याएँ आ जाती हैं। इसी में आपकी कौन सी आ जाती है, ऑड आ जाती हैं, जिन्हें विषम संख्या बोला जाता है। इसी में आपकी कौन सी आ जाती है, प्राइम नंबर आ जाते हैं, जिन्हें आपका क्या, अभाज्य बोला जाता है। ध्यान से देखना है, अभाज्य। और यहाँ पर चौथी कौन सी आती है, कंपोजिट आ जाती हैं। कंपोजिट को बोला जाता है आपका भाज्य, ठीक है ना। इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं बोलूँगा कि जो आपका जीरो है ना, जीरो क्या वो सम में आता है, सम संख्या है कि या विषम है। देखना, ध्यान से देखना, मैं संख्या की बात कर रहा हूँ क्या सम संख्या या विषम संख्या, कोई भी नहीं। आंसर जो बनेगा कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। कारण क्या है मैं बता देता हूँ। क्योंकि जो सम और विषम संख्या होती है वो पार्ट होती है किसका, नेचुरल नंबर की। और नेचुरल नंबर आपके स्टार्टिंग कहाँ से होते हैं, एक से होते हैं। तो फिर जीरो तो यहाँ पे आया नहीं, और जीरो नहीं आया, ना ही वो सम का पार्ट है ना ही विषम का, ना अभाज्य का ना भाज्य का। जो चीज़ें मैंने अब तक समझाई कि जीरो ना ही पॉजिटिव इंटीजर होता है ना ही नेगेटिव इंटीजर होता है, ये दोनों नहीं होता है। इंटीजर मतलब पूर्णांक। हाँ, पर अगर मैं बोलूँगा जीरो एक क्या होता है, तो हाँ ये आपका एक इवन इंटीजर होता है, सम पूर्णांक होता है भाई, ये याद कर लेना। क्या एक सम संख्या होता है या सम संख्या में आएगा, नहीं आता सम संख्या नहीं होती। हाँ, तो इतना समझ लीजिए आप लोग। हाँ, पर एक चीज़ याद रखना कि इवन और ऑड नंबर्स को कैसे पता करते हैं। अब जैसे हम डिजिट्स पढ़ते हैं ना, जब हम डिजिट्स पढ़ते हैं तो डिजिट्स में पढ़ते हैं जीरो से लेके 1 2 3, हमारे पास टोटल डिजिट कितनी होती है, हमारे पास काउंटिंग होती है इनकी, 9 तक होते हैं हमारे पास टोटल डिजिट्स, और इन्हीं से मिलके हमारी संख्याएं बनती हैं, ये आपको पता है। इनका काउंट फिक्स होता है, 0 से 9 तक होते हैं, टोटल मिला के 10 होते हैं। अच्छा, बोलेंगे संख्याएं कितनी होती है, तो वो आपके अनलिमिटेड है। जो आपकी क्या होते हैं, डिजिट्स होती हैं, वो आपके फिक्स है। अब इवन नंबर्स किस तरीके से फॉर्म्ड होते हैं भाई, जिनका एंड अगर 0 2 4 6 8 से हो। अब यहाँ पे देखना, जीरो इसलिए लिखा हुआ है, उसने नंबर नहीं बोला कि इवन नंबर कौन सा होता है, उसने बोला एंड, अंत कहाँ से होता है। अगर लास्ट में जैसे मान लो कि 1 लिखा हुआ, अब ये तो विषम संख्या है, ये तो आपकी विषम संख्या है, पर अगर एंड 0 से हुआ तो ये सम संख्या में बदल जाएगी, क्योंकि सम संख्या 2 4 6 8 10 इस तरीके से होती हैं। तो लास्ट में अगर 0 आता है, 2 आता है, 4 6 8 इस तरीके से आया, तो वो आपकी सम संख्या, जैसे आपका 4 हो गया, 5 हो गया। पर याद रखना, शुरुआत में 0 आता है तब नहीं होता वो इवन नंबर, ठीक है ना, वो कैटेगरी में फॉल ही नहीं करता। क्योंकि जो आपकी इवन नंबर होती है 2 4 6 यहाँ से स्टार्ट होती हैं, और ये होती है 1 3 5 7, तो ये 0 काउंट ही नहीं होता। हाँ, पर लास्ट में जैसे 8 के बाद क्या आता है, 10 आता है, तो यहाँ पे 0 काउंट कर लिया जाता है अगर लास्ट में आता है। 56 हो गया, लास्ट में 6 है, 0 है, तो इस तरीके से याद रखना। ऑड नंबर में आपको लास्ट में 1 3 5 7 9 इस तरीके से देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अच्छा, ऑड नंबर्स देख लीजिए, 1 से चलते हैं और यहाँ तक देख लीजिए 100 से 101 तक इस तरीके से चलते। इवन नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 से, ना कि 0 से, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं तो अब आता है आपका कौन सा, प्राइम नंबर आता है। प्राइम नंबर जो होता है, तो प्राइम नंबर में जैसे मैं बता दूं, इन्हें बोला जाता है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या का आपने याद रखना है कि अभाज्य संख्याओं में केवल आपको दो ही क्या दिखेंगे, दो ही फैक्टर्स दिखेंगे, केवल दो फैक्टर्स, दो ही फैक्टर्स देखने को मिलेंगे। एक होता है एक कौन सा देखने को मिलेगा, एक, उसके अंदर मतलब गुणनखंड, दो ही गुणनखंड देखने को मिलते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, दो ही हो सकते हैं। एक होता है एक, और एक होता है वो खुद, इटसेल्फ, खुद, ठीक है ना। तो जैसे दो है, तो दो के अगर गुणनखंड करूंगा, दो के अगर गुणनखंड करूंगा तो 2 इंटू 1, या तो 1 और उसके अलावा, अब जैसे 3 है तो 3 को भी कैसे लिख सकता हूँ, 3 इंटू 1। पर अगर मैं 4 को लिखूं, तो 4 को जब मैं लिखूंगा उसके गुणनखंड करूंगा तो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 1। अब आप देख रहे हैं, एक तो है, दो भी है, पर उसके अलावा देखो रिपीटेटिव मोड में सेम आ गया, 2 आ गया ना, जबकि होना क्या चाहिए था, केवल 4 आना चाहिए। पर 4 के अलावा देखो, या तो एक तो आ रहा है पर खुद नहीं आ रहा, देखो 4। जबकि अगर मैं 5 को लूँगा तो 5 कैसे होता है, 5 इंटू 1, देखो 1 आ रहा है और खुद में आ रहा है। तो आपके समझ में आ गया होगा कि आपके अभाज्य संख्याएं क्या होती है। तो अभाज्य संख्याएं जो होती हैं
उनका जो गुणनखंड होता है वो दो ही होते हैं केवल। एक होता है एक, वो कंपलसरी है, और एक होता है स्वयं। अच्छा, तो ये आपकी प्राइम नंबर्स है, ये आप याद कर लेना, ठीक है ना, 1 से लेके 100 तक की। एक और चीज़ है जैसे 2, 3, 5, 7, अब ये कई बार पूछा जाता है। मैं थोड़ा सा इस यहाँ से कहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। कई बार पूछा जाता है 1 से लेकर 100 तक आपकी कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है। तो मैं बता दूँ 1 से लेकर 10 तक आपको 4 देखने को मिलती है। देख लीजिए 1, 2, 3, 4, मतलब 2, 3, 5, 7। दूसरी वाली लाइन में भी आपको 4 देखने को मिलेगा। तीसरी लाइन में आपको 2, फिर 2, फिर आपका 3, फिर आपका 2, फिर आपका 2, फिर आपका 3, फिर होता है 2, और फिर होता है 1। ऐसे याद कर लेना, क्योंकि प्राइम नंबर्स कभी पूछा जाता है कि अभाज्य संख्याएं कितनी, पूछ लेता है कभी कभी कि बताइए 11 से लेकर 20 के अंदर कितनी आपकी क्या होती है अभाज्य संख्या होती है। ये बोलते हैं 1 से लेकर 100 तक कितनी होती है। तो याद करने का तरीका है 4, 4, 2, ठीक है ना, 4, 4, 2, या 4, 4, 2, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 1। इस तरीके से मैंने याद कर रखा है 4, 4, 2, 2, 3, 2, 2, 3 और 2, 1। इस तरीके से याद कर लिए 4, 4, 2, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 1। इस तरीके से निकल जाएंगे आपकी। तो ये होती है आपकी कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याओं के अलावा अब आपके क्या देखने मिलते हैं, तो आपकी देखने होती है भाज्य संख्या। अब जो अभाज्य नहीं होती वो भाज्य होती है भाई। अब दोनों पार्ट होते हैं कि इसका नेचुरल नंबर तो जीरो कंटेन करता नहीं है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखो 2 हो गया इस तरफ, फिर 3 हो गया, फिर इस तरफ कौन सा जाएगा 4, है ना, 5, फिर इस तरफ 6, यहाँ 7, 8, 9, 10, ये भाज्य होती हैं। ये 11 इस तरफ क्या आ जाएगा 12। जैसे मैं इससे पहले दिखा दूँ कि जितना भी आपको पिंक कलर में दिख रहा है, पिंक कलर के बॉक्स के अंदर दिख रहा है, वो सारी तो आपकी कौन सी अभाज्य संख्या है। पर जो आपका 1, 4, 6 इस तरीके से दिख रही है, जो आपका व्हाइट बॉक्स में, ये कैसी संख्या है, तो ये आपकी भाज्य है। होप कि ये दोनों आपको समझ में आ गई होंगी। प्राइम नंबर्स यहाँ पे मैंने बता दिया। चलो आगे चलते हैं। अब आता है आपका ट्विन प्राइम नंबर। अभी ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है भाई, इसे बोलते हैं द्विक अभाज्य। द्विक अभाज्य। अब ये द्विक अभाज्य क्या होता है, इसे कंफ्यूज मत करना को प्राइम से, सहभाज्य से कंफ्यूज मत करना। द्विक अभाज्य जो होता है, इसमें हमेशा याद रखना कि जो दो संख्याएं ली जाती हैं, देखो द्विक है ना मतलब दो, तो जो संख्या होगी, जैसे मान लो कि पहली x है और दूसरी y है, तो इनके बीच का जो गैप होगा वो हमेशा 2 होगा। इनके बीच का जो गैप होगा हमेशा कितना होगा, 2 होगा, ये याद रखना। और दूसरी कंडीशन है कि x और y, ठीक है ना, ये मस्ट है कि दोनों प्राइम होंगी, मतलब अभाज्य होंगी। अभाज्य होनी ही होनी है, मस्ट है, मस्ट सिचुएशन है, अनिवार्य है, मैंडेटरी है कि दोनों प्राइम होंगी, ठीक है ना। तो जैसे 3 और 5 देख लो, दोनों आपकी कैसी हैं, प्राइम नंबर्स हैं, और दोनों के बीच का गैप कितना है, 2। यहाँ पे भी 5 और 7 2 का गैप, 11, 13, 17, 19, 19, 31, 41, 43, 59, 61, 71, 73, ये सारी प्राइम नंबर्स हैं। और दो अगर बीच का गैप 2 है तो वो ट्विन प्राइम होती है। मतलब बात समझ में आ गई कि अगर पहली आपकी अभाज्य संख्या उसके साथ 2 जोड़ोगे तो आपको दूसरी अभाज्य संख्या मिल जाएगी, तो ही वो क्या होगी, ट्विन प्राइम में आएगी, द्विक अभाज्य संख्या होगी, कंसीडर की जाएगी। तो याद रखना कि इसमें कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है कि दोनों के बीच का गैप 2 होना चाहिए, दूसरी कंडीशन है कि दोनों नंबर आपके कैसे होने चाहिए, आपके प्राइम या अभाज्य होने चाहिए। अब आता है को प्राइम नंबर, जिन्हें बोला जाता है सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या में क्या होता है कि ऐसी दो संख्याएं होती आपकी, ठीक है, मैं क्या बोल रहा था कि सहअभाज्य संख्या वह दो ऐसी संख्या होती है। अब देखो जो आपका ट्विन प्राइम है और सहअभाज्य में थोड़ा सा अंतर है। को प्राइम्स में भी क्या होता है, आपके 2 नंबर ही आते हैं, और 2 ऐसे नंबर आते हैं, ऐसे नंबर आने चाहिए, ऐसे 2 नंबर आने चाहिए जिनका जो HCF है, मतलब जो आपका क्या है मासापा है, वो हमेशा 1 आना चाहिए। मासापा 1 आने का मतलब क्या होता है, मासापा 1 आने का मतलब ये होता है कि दोनों संख्याओं के बीच कोई समानता नहीं होनी चाहिए। कोई भी आपका फैक्टर जो गुणनखंड है वो समान नहीं होने चाहिए। जो गुणनखंड होते हैं वो असमान होने चाहिए, एक जैसे नहीं होने चाहिए। वो आपका क्या हो जाएंगे, वो आपकी कैसे हो जाएंगी, को प्राइम। जैसे 5 और 9 है, तो 5 के अगर मैं आपके क्या करूँ, गुणनखंड करूँ तो 1 और 5 होता है। 9 के करूँ तो 1, 3 और 9, इस तरीके से मतलब इसके गुणनखंड होते हैं। तो देखो एक के अलावा मैंने बताया HCF 1 होने का मतलब कि उनमें जो कॉमन टर्म होनी चाहिए, HCF मतलब होता है कि कॉमन टर्म, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो उनके बीच में उभयनिष्ठ जो पद होना चाहिए वो केवल और केवल 1 होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं। देखो यहाँ पे दूसरा जो है 5 है, और यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे 9 है, तो ये अलग अलग हो गया। अच्छा, तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। एक और कंडीशन है कि जरूरी नहीं है, जैसे ट्विन प्राइम में क्या था जरूरी, जब मैंने इसके बारे में बताया था, ट्विन प्राइम में ये बताया था कि आपके दोनों संख्याएं क्या होनी चाहिए, प्राइम होनी चाहिए, अभाज्य होनी चाहिए। जबकि यहाँ पर देखिए सहभाज्य में ऐसा नहीं होता। सहभाज्य में एक तो आपकी कैसी है, प्राइम है, पर दूसरी जो 9 है वो तो भाग जाता है ना, 3 के पहाड़े में आ जाता है।
तो ये कैसे आपकी भाज्य है। तो यहाँ पे ये कंडीशन दिमाग में रखना कि को प्राइम में सिर्फ इतना याद रखना कि कोई भी दो संख्याएं आ सकती हैं, बस वो दोनों आपस में संबंध न रखती हों, तो वो आपकी कैसे हो जाती है, सहभाज्य हो जाती है। जबकि मैंने ट्विन प्राइम में बोला था दो ऐसी संख्याएं जिनके बीच का गैप 2 होना चाहिए, और याद रखना कि दोनों की दोनों आपकी कैसे होनी चाहिए, अभाज्य होनी चाहिए, तभी जाके होती हैं। तो को प्राइम में ऐसी कंडीशन नहीं होती। अब एक चीज़ और याद रखना, अगर मैं बोलूँगा क्या जो आपके द्विक अभाज्य संख्या है वो आपका को प्राइम के अंदर आ सकता है, मतलब सहभाज्य के अंदर आ सकता है? हाँ, आ सकता है, क्योंकि सहभाज्य में तो दो कंडीशन है कि या तो दोनों आपकी क्या हो सकती हैं, या तो दोनों आपकी, जैसे मैंने बोल दिया आपने 3 और 5 ले लिया, सहभाज्य में 3 और 5 ले लिया, तो 3 और 5 ले लिया, तो देख लीजिए ये भी क्या है, एक दूसरे से अलग है। इनमें जो कॉमन टर्म होगी, जो कॉमन आपका फैक्टर होगा, वो केवल और केवल कौन सा होगा, एक ही होगा। क्योंकि 3 को जब लिखूंगा तो 3 इंटू 1 लिखूंगा, और 5 को जब लिखूंगा तो 5 इंटू 1 लिखूंगा। तो इनमें जो कॉमन टर्म है वो केवल एक है, और बाकी क्या आपके कॉमन नहीं है, वो डिफरेंट है। तो ये सहभाज्य होती है, और ये भी तो द्विक अभाज्य होती है भाई, दोनों के बीच का गैप कितना है, 2। तो जितनी भी आपकी क्या होती हैं, जितनी भी आपकी द्विक अभाज्य संख्या होती है वो सहभाज्य के अंदर आती हैं। पर दूसरा एग्जाम्पल, जैसे ये ऊपर वाला लिया 5 और 9, तो अगर मैं बोलूँगा क्या ये द्विक अभाज्य है, नहीं, द्विक अभाज्य नहीं है। गैप भी क्या हो गया, बड़ा हो गया, ज़्यादा हो गया, 2 से ज़्यादा है। और दूसरी बात है कि आपका कैसा है, जैसे मैं अगर 7 9 को ले लेता हूँ, क्या दिक्कत है, चलो गैप तो इसमें क्या 2 का ही है, पर वही बात है भाई कि दोनों आपके प्राइम नहीं है। तो आपने एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एक्चुअल में जो द्विक प्राइम होता है, या यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जो ट्विन आपका क्या होता है, प्राइम होता है, एक्चुअल में पार्ट है किसका, ये एक्चुअल में पार्ट है किसका, ये पार्ट है किसका आपका, तो ये पार्ट है को प्राइम का। को प्राइम का एक भाग है, जैसे होल नंबर्स का पार्ट होता है ना आपको कौन सा, नेचुरल नंबर, कि जो आपका, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, यहाँ पर देख लीजिए कि जैसे यहाँ पर था कि होल नंबर्स में 0 1 2 3 4 सब आते हैं, पर उसका एक पार्ट है कौन सा, नेचुरल नंबर 1 2 3 4। उसी तरीके से को प्राइम का एक भाग है कौन सा, ट्विन प्राइम, ठीक है ना। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तो ये भी एक एग्जाम्पल, जैसे 6 और 10 है, तो क्या ये दोनों आपके क्या हो सकते हैं, को प्राइम होंगे। तो देख लीजिए, अगर मैं 6 को देखूंगा तो 6 के अगर निकालूं, फैक्टर गुणनखंड निकालूं, 1 2 3 और 6 ये आ जाते हैं। 6 के अंदर ये आता है ना कि वो 1 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है, 3 के भी आता है, 6 के भी आता है। 10 की बात करूँ तो 1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में, 5 के पहाड़े में, 10 के पहाड़े में। तो अगर आप मुझे देखो बोलोगे तो यहाँ पर कॉमन टर्म देखो, 1 के अलावा कौन से आ गई, 2 भी आ गई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसा हो जाता है तब ये क्या नहीं होंगे, आपके को प्राइम नहीं होंगे, को प्राइम नहीं होंगे, क्योंकि एक के अलावा क्या आ गई, एक और टर्म आ गई जो कैसी, उभयनिष्ठ है। तो ये लिखा फैक्टर कॉमन टू द बोथ द 6 and 10 आर द 1 and 2, 6 and 10 आर नॉट को प्राइम नंबर्स, तो ये याद रखना। अब आते हैं आपके जिन्हें बोलते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट्स या पाइथागोरस ट्रिपल्स नंबर्स। तो आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, तो वो बोलती है कि ये होता है आपका हाइपोटेनस, जिसे बोलते हैं आपका कर्ण, इसे बोलते हैं आपका बोलते हैं आधार या बेस बोला जाता है इंग्लिश में, और ये होता है आपका लंब, जैसे बोला जाता है आपका परपेंडिकुलर। तो आपने एक रूल पढ़ा होगा कि जो आपका क्या होता है, हमेशा हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर आपका क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो जो नंबर्स इसको क्या कर देते हैं, आपका सेटिस्फाई कर देते हैं, वो पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं। जैसे 3 4 5 को ही देख लो, तो 5 का अगर स्क्वायर करूँगा तो 25 आएगा, 3 का करूँगा तो 9 आएगा, और अगर 4 का करूँगा तो 16 आएगा। तो जो आधार और लंब का जो स्क्वायर का जोड़ है, 16 और 9 का जो जोड़ है वो 25 के बराबर है, 16 9 25। तो अगर इस तरीके से हो जाता है, आधार के स्क्वायर का और लंब के स्क्वायर का जब क्या करेंगे, जोड़ करेंगे, तो अगर वो कर्ण के स्क्वायर के बराबर आ जाता है, तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स में आपके नंबर आ जाते हैं। जैसे 3 4 5 एग्जाम्पल हो गया, 5 12 13 हो गया, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 11 60 61, 12 35 37। तो इस तरीके से देखने को मिलते हैं। बाकी कुछ नंबर लिखें, इन्हें आप याद कर सकते हैं, धीरे धीरे करके याद हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा वो आएगा ट्राइंगुलर नंबर, ट्राइंगुलर नंबर, ट्राइंगुलर नंबर। तो ट्राइंगुलर नंबर इस तरीके से आते हैं कि एक पॉइंट से हम दिखा सकते हैं, या 3 पॉइंट से इस तरीके से जोड़ सकते हैं, या फिर इस तरीके से देख लीजिए, एक ट्राइंगल का फॉर्मेशन होना चाहिए इस तरीके से। ये देख लीजिए, एक ट्राइंगुलर बन रहा होगा आपका इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए ट्राइंगुलर नंबर होते हैं। तो ये देखो 1 से बन सकता है, 3 से बन सकता है, 6 से, 10 से, 15 से, 21 से, इस तरीके से बनता है। अच्छा, निकालना है, जैसे अगर उसने बोल दिया कि 25वां ट्राइंगुलर नंबर निकालो, 25th, तो उसके लिए वही फॉर्मूला होता है जो आपके किसके लिए होता है,
नेचुरल नंबर का सम होता है, वो मैं पढ़ाऊंगा भी, नेचुरल नंबर सम, होल नंबर सम, वो सब पढ़ा दूंगा आपको। योग क्या होता है कि पूर्ण संख्याओं का योग या फिर प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है। तो अगर ये निकालना है तो आपको जो प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है उस तरीके से nn+1/2 इस तरीके से निकालता है। अगर 25वां निकालना है कि 25वां ट्रायंगुलर नंबर जो आपके 25वां होगा उसका योग कितना होगा, या वो नंबर कितना होगा, कितने कंसिस्ट करेगा। जैसे यहाँ पर ट्रायंगुलर नंबर 1 कितना, 1 लेता है। जो दो जो आपका T2 होता है वो 3 को फॉलो करता है, T3 6 आता है, T4। तो अगर वो बोलता है T25 कैसे होगा, तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे 25 रख देना, 25 + 1 26 और बटे 2। तो यहाँ से ये काट दूंगा 13 और 13 पंजे 65 और 13 दूनी 26, ठीक है ना। 26 और 6 कितना होता है आपका 32, सही लिखा ना। तो 25 26 2 2 13 13 25 या 75 7 25 दूनी 50, 50 नहीं 25 से 75 7 25 से कम 25 और 7 32, ठीक है। तो जो T25 की वैल्यू आएगी 325 आएगी। अच्छा होता क्यों, मैं बता देता हूँ। इसका कारण है, जैसे एक है ना, तो एक को मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक ही लिख सकता हूँ। 3 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 1+2 नहीं लिख सकता, 1+2। 6 को कैसे लिख सकता हूँ, 1+2+3। आगे 6 T10 को कैसे लिख सकता हूँ, 1+2+3+4। आगे 4 3 7 और 2 9 और 1 10। अच्छा इसको लिखना है तो 1+2+3+4+5। अब ये नेचुरल नंबर ही तो है, इनका क्या हो रहा है जोड़, तो इसलिए ये फॉर्मूला लग जाता है 1+2+3+4+5+6 इस तरीके से आ जाता है। तो इस तरीके से आपका चलता है, ठीक है ना। तो इसलिए वाला फॉर्मूला लग जाता है, जो आपका क्या होता है प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है उस तरीके से लग जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आता है आपका परफेक्ट नंबर्स। नेक्स्ट क्या आता है आपका परफेक्ट नंबर्स, ये मैंने पीछे लिख दिया था, हाँ ट्रायंगुलर नंबर। अब आते हैं परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर्स क्या होते हैं भाई, परफेक्ट नंबर्स होते हैं, अच्छा परफेक्ट नंबर्स में एक चीज़ याद रखनी है, इन्हें बोला जाता है उचित संख्या, उचित संख्या बोला जाता है। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है कि इसमें जो डिविज़र होता है आपका, डिविज़र मतलब जिसे भाग दिया जाता है, डिविज़र दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपका टोटल नंबर, जिसमें टोटल देखा जाता है टोटल कितने, और एक होते हैं प्रॉपर। जैसे हम अगर 6 की बात करूँ तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँगा कि परफेक्ट नंबर कौन सा है, ये 12 तक काउंट लिखा हुआ है, इसमें केवल एक ही नंबर है जो परफेक्ट है, 6। कैसा है कि अगर मैं बोलूँगा इसके जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, जैसे 1 2, देखो 1 के पहाड़े में आता है, उसके बाद 2 के पहाड़े में, उसके बाद 3 के, और फिर 6 के पहाड़े में आता है 6। तो 6 परफेक्ट कैसे होता है मैं बताता हूँ। अगर मैं बोलूँगा 6 के अंदर टोटल डिविज़र कितने या टोटल आपके फैक्टर कितने, तो आप गिनो जरा कितने हैं ये टोटल, 1 2 3 4, तो ये 4 है। और प्रॉपर का मतलब होता है कि वो जो खुद है ना उसको हटा के देखो जरा, तो 6 को अगर मैं हटा दूं तो बाकी कितना बचा, तो 1 2 3, तो टोटल ये कितना आ गया, 3 प्रॉपर आ गया। मतलब एक हमेशा कम होता है आपका, क्या टोटल से एक कम होता है आपका प्रॉपर। होता क्या है कि अगर ये 3 अगर आप देखेंगे, 3 अगर प्रॉपर देखेंगे, प्रॉपर कब लिया जाता है, देखो प्रॉपर अगर मैं ले लूँ 6 का, तो प्रॉपर में 6 को हटा दो बाकी कितना बचेगा, 1 2 और 3। अगर इन तीनों को जोड़ के वही नंबर मिलता है तो वो परफेक्ट हो जाता है। जैसे 3 और 2 5 और 1 6, तो ये आ गया आपका 6। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा इसके अलावा कौन कौन से हो सकते हैं, इसके अलावा देख लीजिए, तो सबसे छोटी जो आपका परफेक्ट नंबर होता है वो 6 होता है। यहाँ पे देख लीजिए 6 होता है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, और अगर आगे के 3 रख दोगे तो प्रॉपर आ जाएंगे, मतलब इन 3 को जोड़ के 6 आना चाहिए। उसी तरीके से डबल डिजिट में आपका दूसरा आता है 28। 28 में ये टोटल तो हो गया आपका, टोटल हो गया 1 2 3 4 5 6, पर अगर प्रॉपर देखेंगे तो सिर्फ 28 को छोड़ के बाकी जोड़ देना। तो अगर इनको जोड़ोगे आप 1 2 4 7 14 को, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे जोड़ा हुआ है 1 2 4 7 और 14 को जोड़ा हुआ है, तो 14 7 कितना होता है आपका 22, 22 और 4 कितना होता है नहीं 14 और 7 कितना होता है 21, 21 और 4 25, 25 और 2 कितना होता है आपका 27 और 1 28, तो ये जोड़ के कितना आ जाएगा 28। ये होता है आपका बस परफेक्ट। परफेक्ट नंबर से ये होता है कि उसको छोड़ के जितने भी उसके क्या होते हैं फैक्टर्स हैं उनको जोड़ के अगर वही नंबर मिल जाता है तो वो परफेक्ट हो जाता है आपका। उसके बाद ट्रिपल डिजिट में आता है, ये याद कर लेना, पेपर में पूछा जाता है 6 28 496 और 81 28, बस इतना याद करना है आपने। 496 के जब देखेंगे फैक्टर्स तो वो इस तरीके से चलता है, तो 496 को छोड़कर आप बाकी को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, ये 496 आ जाएगा। उसी तरीके से 81 28 को जोड़ोगे तो 81 28 को छोड़ के जितने भी आपके प्रॉपर होंगे उनको जोड़ोगे तो 81 28 आ जाएगा। तो याद करना आसान है। सिंगल डिजिट में आपका 6 होता है, डबल डिजिट में आपका 28 होता है, फिर 496 होता है ट्रिपल डिजिट में, और फिर आपका 81 28 होता है आपका फोरपल डिजिट में। ये आप याद कर लेना, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं, कुछ जैसे आपका कॉम्यूटेटिव लॉ आता है, एसोसिएटिव लॉ आता है, डिस्ट्रीब्यूटिव आता है, आइडेंटिटी लॉ आता है। तो यहाँ पे चाहे आपको साफ नहीं दिख रहा तो मैं बता देता हूँ कि कॉम्यूटेटिव को कर्म विनिमय बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कर्म विनिमय। कर्मों का जो क्या होता है आपका हेर फेर होता है। एसोसिएटिव को बोलते हैं आपका सहचार्य, सहचार्य।
ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव को बोलते हैं वितरण, और आइडेंटिटी बोलते हैं एकल। इस तरीके से याद कर सकते हैं। और उसके अलावा आपको इन्वर्स भी देखने को मिलता है, इतना याद नहीं करना। शुरुआत के 3 जो इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। होता क्या है, कॉम्पिटिटिव जो होता है ना आपका, ये होता है कि आपका सिर्फ हेर फेर होगा स्थानों का, जैसे a प्लस बी को b प्लस ए लिख सकता है, खत्म। ये एडिशन लॉ है इसका, मतलब योग का नियम। और ये क्या है, गुणनफल का नियम, गुणनफल का नियम। अच्छा, इसमें क्या होगा, तो ए बी बराबर बी है, बहुत आसान है। ये होता ही तो है आपका 4+5, देखो 4+5 करोगे तो 5+4 ही तो लिखूंगा। अब बोलोगे इतना नॉर्मल तो सिखाने की जरूरत है, पर कॉम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं भाई इसे। एसोसिएटिव जो होता है आपका सहचार्य होता है, उसमें क्या होता है कि आपका ब्रैकेट लगा दिया जाता है, होता नॉर्मल है, जैसे a प्लस बी ब्रैकेट में और प्लस सी बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी, इस तरीके से लिख सकते हैं। और मल्टीप्लीकेशन में आपका a डॉट बी डॉट सी इक्वल टू इतना लिख सकते हैं। आइडेंटिटी होती है सेम आना, आइडेंटिटी मतलब होता है सेम। जैसे इसमें क्या होता है, जीरो को आपने फॉलो करना होता है एडिशन में। जैसे याद रखना कि जब जीरो होता है ना, तो जीरो एक ऐसी संख्या है जिसको आप जोड़ लो या घटा लो, संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एडिशन में जीरो का कोई मतलब नहीं होता। जैसे ए कोई संख्या, उसके साथ आपने जीरो रख दिया तो आएगा वही संख्या ए, या इसको उल्टा लिख सकते हो 0+a। उसी तरीके से गुणा करने पर कौन सी संख्या फर्क नहीं डालती, वो होती एक को अगर ए के साथ इंटू कर दूंगा तो उतना ही निकलेगा। तो ये आइडेंटिटी लॉ है। इनवर्स जो आपका व्युत्क्रम लॉ होता है, उसमें क्या होता है कि एडिशन में क्या होता है कि एक पॉजिटिव ले लो एक नेगेटिव ले लो, तो हमेशा जो आंसर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन में आपने क्या करना है, a डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब आपने जैसे आइडेंटिटी में क्या था, ऊपर 0 जुड़ा एडिशन में, और मल्टीप्लिकेशन में क्या किया, इनटू की 1 से फर्क नहीं पड़ा। इनवर्स में आपने एक काम करना है, एडिशन में क्या करना है, उसे 0 लाना है। 0 लाने का तरीका क्या है, a को किसके साथ रिप्लेस कर दो, -a के साथ क्या कर दो, जोड़ दो, आपका 0 आ जाएगा। उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन में भी आपको क्या करना है, एक लाना है। एक लाने का तरीका क्या है, एक को एक कैसे करेंगे भाई, तो उसका अपोजिट कर दो, 1/a से इंटू कर दो, आपका एक आ जाएगा। उसके बाद एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आता है जिसकी मैं बात कर रहा था, ये इंपॉर्टेंट है, वितरण। तो होता है क्या है कि a ब्रैकेट में b प्लस सी करते हैं ना, तो a की b के साथ बिंटू और a की c के साथ बिंटू, तो ab प्लस ac हो जाएगा। या फिर उल्टा लिख सकते हैं, b प्लस सी a है तो इसे ba प्लस सी ए लिख सकते हैं। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, वितरण नियम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सारी चीज़ें ये आ गया, कॉम्पिटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, इनवर्स प्रॉपर्टी जो मैं बता रहा था। तो आइडेंटिटी और इनवर्स ये आपका ज़्यादातर देखने को मिलता है जब आप हायर क्लास में होते हैं, 11th-12th में देखने को मिलेगा, या फिर ज़्यादातर देखने को मिलता है आपका बीएससी में देखने को मिलता है, जब एलजेब्रा वगैरह पढ़ना होता है आपको। बाकी ये 3 तो आप शुरुआत के याद कर लेना, कभी कभी सीधे सीधे पूछ लेता है कॉम्पिटेटिव जो प्रॉपर्टी किस तरीके की, एसोसिएटिव किस तरीके, डिस्ट्रीब्यूटिव किस तरीके से। मैंने कैट से याद कर रखा है, पैटर्न मैंने ऐसे याद करा है कैट से। आइडेंटिटी निकालनी कोई कठिन नहीं है। आइडेंटिटी में एडिशन में क्या हो जाता है, आपका सेम आना चाहिए, और मल्टीप्लिकेशन में भी सेम आना चाहिए। तो सेम कब आएगा एडिशन में, मतलब जोड़ के कब आएगा सेम, जब 0 से प्लस कर दो। और क्या बोलते हैं, गुणा करने पे वो सेम कब आएगा, जब 1 से इंटू कर दो। अब यही याद करना है, आइडेंटिटी से इन्वर्स याद हो जाता है कि अब मुझे क्या करना है, एडिशन में 0 निकालना है और मल्टीप्लिकेशन 1 निकालना है। तो 0 निकालने के तरीके क्या है, जो a है उसको क्या कर दो, -a से जोड़ दो तो 0 आ जाएगा। और a को 1 आने का तरीका है कि 1/a से इंटू कर दो, आपका 1 आ जाएगा। तो ये थी आपकी पहली वीडियो टाइप्स ऑफ नंबर्स की। अगर होता है क्योंकि कई सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको क्या की हैं, कई सारी चीज़ें बताई है, तो आपने क्या करना है, एक बार पीडीएफ जो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, और अगर आप हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए तो वहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, आपका क्या कर दूंगा, इस पीडीएफ को शेयर कर दूंगा। तो पीडीएफ को देख देख के आप वीडियो को लगातार देखते रहिए, क्योंकि टाइप्स ऑफ नंबर को अगर आप समझ गए ना, तो आगे जाके फिर दिक्कत ही नहीं होने वाली। मेरा ये मानना, जितने भी बच्चों को मैंने पढ़ाया, मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि अगर आपने नंबर सिस्टम अच्छे से कर दिया, आपने कैलकुलेशन बहुत अच्छी कर दी, तो मान के चलिए लगभग 100% में से 30% यही है आपका, 1/3 आप मान के चलिए यही है, अगर आपने इसे बेहतर कर दिया। तो इसमें बहुत अच्छे से ध्यान देना, जब नंबर सिस्टम पढ़ा रहा हूँगा अच्छे से पढ़ना, क्योंकि मैं शुरुआत कर चुका हूँ, ठीक है ना। तो बेहतर करना, मेहनत करते रहो। और इसका जो क्या होगा, आपका जो वीडियो है यार, इसे लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, ठीक है ना, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार चैनल, अगर आपने नहीं किया है, ठीक है ना। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक शेयर करना बनता है, जिससे रीच दूसरे बच्चों में भी चली जाए, ठीक है ना। और नोटिफिकेशन जो आपका क्या है, जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलना, ताकि जितने भी नोटिफिकेशन मेरे द्वारा जितने भी वीडियोस बनाए जाएँ वो डायरेक्ट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू प्राप्त हो जाए। फेसबुक पे भी मैं लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल को क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी हम हैं, तो वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आगे ये सीरीज चलती रहेगी धीरे धीरे करके, और पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।